हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल JR मंत्रा। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, मेरे पास अमन चौधरी का कमेंट आया था इस समुद्र की गतियाँ टॉपिक पर लेसन प्लान प्रोवाइड करने के लिए। तो जो आज का मेरा टॉपिक है वो इसी टॉपिक पर होने वाला है, समुद्र की गतियाँ। आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच अमन चौधरी फॉर कमेंटिंग मी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना ये लेसन प्लान। गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। गाइज, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं ज्योग्राफी के तो देख लीजिएगा। मैंने आपको 23 लेसन प्लान प्रोवाइड करा दिए हैं ज्योग्राफी में, और मैंने आपको इंग्लिश में 20 से 21 लेसन प्लान प्रोवाइड करा दिए हैं। गाइज़, मैंने आपको प्रैक्टिकल फाइल्स बीएड की भी प्रोवाइड करा दी हैं, और मैंने आपको असाइनमेंट भी प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए आप देख लीजिएगा उसको। आई होप कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज का हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, और टॉपिक है आज का समुद्र की गतियाँ। गाइज़, आप फॉर्मेट देख लीजिए कि ये लेसन प्लान का फॉर्मेट कैसे बनेगा, इसमें लाइंस वगैरह कैसे आप बनाएंगे। तो ये देख लीजिए, ये है हमारा लेसन प्लान। आप इसमें लाइंस कॉलम खींच लीजिएगा, और यहाँ पर आके हमारा ये लेसन प्लान एंड होता है। तो चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर आप पाठ योजना डाल लीजिएगा। आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा ये आप डाल लीजिएगा। इसके बाद आप संस्था का नाम, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिख लीजिएगा। इसके बाद आप छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप, अगर आप छात्राध्यापक हैं तो यहाँ पर छात्राध्यापक का नाम लिख लीजिएगा, और यहाँ पर आप अपना नाम लिख लीजिएगा। इसके बाद आप इस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें लिखेंगे दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र और अवधि आप लिखेंगे। इसके बाद आप इसमें यहाँ पर जो भी जिस डेट में आपकी टीचिंग लगी होगी वो डेट लिख दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर कक्षा, ये जो टॉपिक है समुद्र की गतियाँ, आप 7th 8th में पढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर वर्ग लिख लीजिएगा, जो भी आपका सेक्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर आप विषय लिख लीजिएगा, भूगोल। इसके बाद चक्र, आपकी जो भी पीरियड होगी वो आप लिख लीजिएगा। इसके बाद अवधि, आपकी जितने मिनट की क्लास होगी ये आप लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप प्रकरण डालेंगे, और टॉपिक होगा समुद्र की गतियाँ। समुद्र की गतियाँ टॉपिक डालने के बाद यहाँ पर आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। गाइस, सामान्य उद्देश्य क्या होता है? आपके भूगोल शिक्षण से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं वही होता है आपका जनरल एम्स। तो यहाँ पर आप 6 to 8 पॉइंट्स लिख लीजिएगा। यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से लिख लीजिएगा। छात्रों को भौगोलिक ज्ञान कराना, छात्रों में प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना व प्राकृतिक संसाधनों का ज्ञान कराना, छात्रों की मानसिक शक्तियों का ज्ञान कराना, छात्रों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना, भौगोलिक परिस्थितियों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का ज्ञान कराना, छात्रों में स्वदेश प्रेम की भावना का विकास करना, छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध एवं सहयोग की भावना का विकास करना, छात्रों को भावी विश्व नागरिकता का प्रशिक्षण देना। तो ये यहाँ पे आप इसको देख लीजिए। आप इसमें 6 to 8 पॉइंट्स लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। तो आप इसमें देख लीजिए, आप इस तरीके से विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग डाल लेंगे, और इसमें देखिए 3 उद्देश्य होते हैं। यहाँ पे आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है, बोधात्मक उद्देश्य होता है, और प्रयोगात्मक उद्देश्य होता है। इसमें 3 उद्देश्य होते हैं। तो आप इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे, छात्र समुद्र की गतियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र तरंगों के बारे में जान सकेंगे। इसके बाद आपका बोधात्मक उद्देश्य होता है। इसमें आप करेंगे, छात्र समुद्र की गतियों के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र ज्वार भाटा की स्थिति का वर्णन कर सकेंगे। फिर आता है आपका प्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें भी आप लिख लीजिएगा, छात्र समुद्र की गतियों को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दर्शा सकेंगे, छात्र ज्वार भाटा की स्थिति को अपनी अभ्यास पुस्तिका में दर्शाकर इसकी व्याख्या कर सकेंगे। तो यहाँ तक आपका हो जाता है ये विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद आता है आपका ये शिक्षण विधि। तो आप इसमें देख लीजिए, आपकी शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है। इसमें देखिए, जब भी आप क्लास में टीचिंग करने जाते हैं तो आप बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं, आप बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे उसका आंसर देते हैं। तो इसमें एक टीचर और एक स्टूडेंट दोनों की सहभागिता होती है, ठीक है, दोनों के बीच कम्युनिकेशन होता है, आप उनसे इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रश्नोत्तर विधि में।
और व्याख्यान विधि क्या होती है, इसमें आप बच्चों को व्याख्या देते हैं, उस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन देते हैं और बच्चे उस शांतिपूर्वक सुनते हैं। ठीक है, ये होता है आपका व्याख्यान विधि। इसके बाद आपका आता है सहायक सामग्री। ये क्या होता है, आप टीचिंग के दौरान जो चीज़ें अपने साथ ले जाते हैं, यही होता है आपका सहायक सामग्री। इसमें देखिए कक्षा संबंधी सहायक सामग्री जैसे चार्ट, चॉक, डस्टर, ग्लोब, मानचित्र आदि, ये सब आपका हो जाता है सहायक सामग्री। इसके बाद होता है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देख लीजिए, छात्र समुद्र की गतियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे समुद्र की गतियों के बारे में कुछ न कुछ जानकारी रखते होंगे, ताकि आप बच्चों को प्रीवियस नॉलेज से उनको कनेक्ट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यही होता है आपका प्रस्तावना। ये क्या होता है, इंट्रोडक्शन। आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं ताकि बच्चे आसानी से आंसर दे पाएँ, और जो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये इनके प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तभी बच्चे उसका आंसर दे पाएंगे और आगे आके आपका समस्यात्मक आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे, हम किस ग्रह पर रहते हैं, तो ये सारे बच्चे जानते हैं, बच्चे आसानी से आंसर दे पाएंगे। हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे, पृथ्वी ग्रह पर जल होने के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे, इसी नीले ग्रह से आप फिर से वही पृथ्वी को फिर से कनेक्टेड करेंगे और क्वेश्चन पूछेंगे, पृथ्वी पर जल कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो आप कुछ 2-3 बच्चों को खड़ा करेंगे बारी बारी, तो बच्चे कोई कहेगा नदियों, महासागरों, समुद्र, तालाब, झीलों आदि में पाया जाता है। तो देखिए आज का आपका टॉपिक था समुद्र, तो जो बच्चों का आंसर आया उसमें आपका समुद्र आ चुका है। ठीक है, ये अब आप इसको यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे, समुद्र की गतियों से आप क्या समझते हैं। अब यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा, बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो यही होता है आपका उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम समुद्र की गतियों के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। तो यहाँ तक आपका ये हो जाता है। इसके बाद अब आता है आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण क्या होता है, अब प्रस्तुतिकरण में आपके देखिए शिक्षण बिंदु होते हैं, टीचिंग पॉइंट्स होते हैं। आप फाइनल ईयर में हैं तो आपके 2 शिक्षण बिंदु होंगे। पहले शिक्षण बिंदु में आप कवर करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, पहले शिक्षण बिंदु में आप यहाँ से जल चक्र को कवर करेंगे और दूसरे शिक्षण बिंदु में आप समुद्र की गतियों और उसके प्रकार को उसमें कवर करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आपका आता है यहाँ शिक्षण बिंदु फर्स्ट। तो इसमें आप यहाँ पर विकासात्मक क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे, पृथ्वी पर जल के स्रोत क्या क्या हैं, तो फिर से आंसर आएगा नदियों, महासागरों, समुद्र, तालाब, झीलों आदि में पाया जाता है। और यहाँ पर आपका श्यामपट्ट सारांश साइड में हो जाएगा। आप जब एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे तो आप बच्चों को उस पर श्यामपट्ट पर ब्लैक बोर्ड पर उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन पूछेंगे, समुद्र की गति से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक हो जाएगा क्योंकि यही तो आपको पढ़ाना था। तो आप यहाँ पर छात्राध्यापिका कथन बोलेंगे, पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, जिस कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। जो आप क्वेश्चन पूछे थे देखिए उसका आंसर भी आ गया इसमें। जल जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य तप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से जल लगातार अपना रूप बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, तो इसे जल चक्र कहते हैं। तो आप इसे बच्चों को बहुत ही इजी वे में समझाएंगे ताकि बच्चे समझ सकें इस चीज़ को कि जल चक्र किसे कहते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर श्यामपट्ट सारांश दे देंगे। आप श्यामपट्ट सारांश में देखिए इस तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये हो जाता है आपका शिक्षण बिंदु फर्स्ट। इसके बाद आपका ये आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में आप क्या करेंगे, अभी अभी जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया है उसको आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा, पृथ्वी के कितने भाग पर जल पाया जाता है, तो ये आप एक्सप्लेन कर चुके हैं आप, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे। इसके बाद आप क्वेश्चन पूछेंगे जल चक्र किसे कहते हैं, तो ये भी बच्चे आंसर दे पाएंगे क्योंकि अभी भी आपने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आगे चलते हैं। गाइस आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं, शिक्षण बिंदु सेकंड यहाँ पर आ जाता है। तो इसमें हम कवर करने वाले हैं समुद्र की गतियाँ। तो यहाँ पर आप फिर से क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से,
समुद्र की गतियों से आप क्या समझते हैं? तो फिर से समस्यात्मक आ गया, क्योंकि बच्चों को तो ये पता ही नहीं है और यहाँ पर श्यामपट्ट सारांश होगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, देख लेते हैं। छात्र अध्यापिका आप कथन देंगे यहाँ से। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरों या समुद्रों का जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे तरंगें, ज्वार भाटा और धाराएं। तो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे बच्चों से, समुद्र की गतियों से आप क्या समझते हैं? तो समुद्र की गतियों को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं? तरंगों से, ज्वार भाटा और धाराओं से। ठीक है, और आप यहाँ पर श्यामपट्ट सारांश में ये लिख ही देंगे, साइड में आप देख रहे होंगे। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। फिर आता है आपका शिक्षण बिंदु थर्ड। इसमें देखिए आपके 3 शिक्षण बिंदु होंगे। इस टॉपिक को आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप एक साथ पूरा एक्सप्लेन कर देंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। आप इस टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे ताकि बच्चे समझते रहें। तो यहाँ पर देखिए आपका तरंग आ जाता है, थर्ड टीचिंग पॉइंट। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे, समुद्री गतियों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? तो बच्चे आंसर दे पाएंगे, तरंगों या तरंगें, ज्वार भाटा, धाराएं, इस तरीके से। इसके बाद क्वेश्चन आएगा आपका यहाँ से, तरंगों से आप क्या समझते हैं? तो बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को। तरंगे, तरंगे क्या है? जब समुद्र के सतह का जल बारी बारी से ऊपर चढ़ता है और नीचे गिरता है तो इसे तरंग कहते हैं। आप इसे बहुत ही इजी वे में बताएंगे ताकि बच्चे आसानी से समझ जाएं। ठीक है, जब समुद्र के सतह का जल बारी बारी से ऊपर चढ़ता है और नीचे गिरता है तो इसे तरंगे कहते हैं। तूफान के दौरान विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं और भयंकर विनाश का कारण बन सकती हैं। समुद्र के अंदर आने वाला भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन समुद्र जल की विशाल मात्रा को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। समुद्र में भूकंप आदि के कारण उत्पन्न 15 मीटर तक ऊंची तरंगें सुनामी कहलाती हैं। तो यहाँ पर आप बच्चों को सुनामी को भी डिफाइन कर दिए हैं कि सुनामी किसे कहते हैं, जो कि तरंगों के अंतर्गत ही आती हैं। इसके बाद आप यहाँ पर श्यामपट्ट सारांश दे देंगे बच्चों को, जितना लिमिटेड देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं कि जितना आप पढ़ा रहे हैं पूरा ही लिख डालें, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेन पॉइंट्स होंगे, जैसे आप तरंग पढ़ा रहे हैं तो आप तरंग को वहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि तरंगे क्या है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से आपका विकासात्मक क्वेश्चन होगा, तरंग किसे कहते हैं? तो बच्चे आंसर दे पाएंगे क्योंकि अभी आप पढ़ा दिए हैं। इसके बाद आप फिर से क्वेश्चन पूछेंगे, ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं? तो ये बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे क्योंकि अभी आप समुद्र की गतियों में ज्वार भाटा को डिफाइन नहीं किए हैं। फिर यहाँ पर आप देख लीजिए श्यामपट्ट सारांश भी आप इसी टाइम देख लीजिए। ये आपका श्यामपट्ट सारांश है जो कि आप एक्सप्लेनेशन के टाइम पे देंगे। तो यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देंगे, ज्वार भाटा किसे कहते हैं। ठीक है, एक दिन में 2 बार समुद्र के जल का नियम से ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। ऐसा चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण शक्तियों के कारण होता है। अमावस्या व पूर्णिमा के दिन जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तब वृहद ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, और जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी समकोणिक स्थिति में होते हैं तो लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो ये आप बच्चों को काफ़ी इजी, काफ़ी सरल तरीके से बताएंगे। इसके बाद अब हम डिफाइन करेंगे महासागरीय धाराओं को। ये आप बताएंगे, महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की ऐसी धाराएं हैं जो महासागर की सतह पर वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। तापमान के आधार पर महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। भूमध्य रेखा के पास गर्म महासागरीय धाराएं बनती हैं और वे ध्रुवों की ओर चलती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुव या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की तरफ चलती हैं। तो ये आपने एक्सप्लेन कर दिया महासागरीय धाराओं को, और यहाँ पर आप श्यामपट्ट सारांश दे देंगे। जब आप ज्वार भाटा को डिफाइन करेंगे तब भी आप दे देंगे ब्लैक बोर्ड पर। इसके बाद आप महासागरीय धाराओं में भी दे देंगे। इसके बाद आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न अभी जो आपने ज्वार भाटा पढ़ाया, महासागरीय धाराओं को पढ़ाया, ये आप बच्चों से पूछेंगे कि लघु ज्वार किसे कहते हैं, वृहद ज्वार किस दिन उत्पन्न होता है। तो ये आप बच्चों से पूछेंगे और बच्चे उसका आंसर देंगे। इसके बाद आता है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य क्या होता है?
जो आपने अभी भी ब्लैक बोर्ड वर्क दिया है, आप बच्चों से उसको अपने अपने अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगे और घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, छात्र अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर स्वयं घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेंगी। इसके बाद आता है आपका मूल्यांकन के प्रश्न। मूल्यांकन के प्रश्न में आप अभी तक जितना भी बच्चों को पढ़ाए हैं उसमें से आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चों को इवैल्यूएट करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे कि बच्चों को सारा समझ में आ गया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे, जल चक्र किसे कहते हैं, समुद्र की गति से आप क्या समझते हैं, तरंगों से आप क्या समझते हैं, ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं, महासागरीय धाराएं किसे कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका गृह कार्य। गृह कार्य क्या होता है, आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे, बच्चे उसको अगले दिन आपको प्रेजेंट करेंगे कि बच्चे होमवर्क कर पाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देंगे, समुद्र की गतियों से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त वर्णन करें। और यहाँ पर आप चार्ट यूज़ कर सकते हैं। गाइस आप देख लीजिएगा, नेट पे भी काफ़ी पिक्स हैं महासागरीय धाराओं की, तो आप उसको देख लीजिएगा और चार्ट पे इंडिकेट कर दीजिएगा। तो गाइस आई होप कि आपको ये मेरा लेसन प्लान समझ में आया हो, आपने अंडरस्टैंड किया हो कि ये कैसे बनेगा, किस तरीके से आप क्वेश्चन पुटअप करते हैं, इस तरीके से लेसन प्लान बनाएंगे और उसको प्रेजेंट करेंगे क्लास में। ठीक है, तो ये अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। गाइस आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इससे हम मोटिवेट होते हैं कि आप लोग को अच्छा लग रहा है ये लेसन प्लान। तो ठीक है, चलिए गाइस अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।